तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेस्टर्न रीजन ने अपनी नॉन एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं। क्या बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी एडवर्टीजमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। वेस्टर्न रीजन की वैकेंसीज पे बात करने से पहले हम अदर रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नॉर्दर्न रीजन की भी वैकेंसी आ रखी है, जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च है। आपको दिखा देता हूँ। तो नॉर्दर्न रीजन ने भी काफ़ी सारी नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाली है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, है ना। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2025 है, बस आई गई 5 मार्च। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट की निकली है वो भी देख लो आप। सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों निकली हैं। सीनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 सीट्स निकली हैं। सीनियर असिस्टेंट की अकाउंट्स में 21 सीट्स निकली हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 47 सीट्स निकली हैं और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में 152 सीट्स निकली हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉन्ड होगा, जो आपको अगर आप रिज़ाइन करते हो टर्म ख़त्म होने से पहले तो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों बॉन्ड वाली जॉब है और ये विदाउट बॉन्ड वाली हैं। और जूनियर असिस्टेंट के केस में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता और सीनियर असिस्टेंट में आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता। तो ये आपको शॉर्ट में बता दिया है, आप जाके देख सकते हो इसका एडवर्टीजमेंट, और अगर आपको सही लगे तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन की भी कुछ वैकेंसीज आई थी, उनके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो। उसमें आप अप्लाई तो नहीं कर सकते, पर उसमें काफ़ी सारी और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा सदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो उनके तो अब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। तो अब उनकी अगर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी तो इस साल के एंड में आएगी या अगली साल आएगी, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वेस्टर्न रीजन की वैकेंसीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न रीजन की वैकेंसीज़ पे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के लोग नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें इनको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। सीट्स की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट दोनों की वैकेंसीज आई हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 सीट्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की 4 सीट, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 21 सीट्स, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 11 सीट्स और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की 168 सीट्स। और जैसा कि मैंने आपको नॉर्दर्न रीजन के केस में बताया कि सीनियर असिस्टेंट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जूनियर असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। तो सेम यहाँ पर भी रहने वाला है। तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट भी एलिजिबल है और मास्टर्स वाले लोग भी एलिजिबल हैं, पर उसकी कुछ शर्तें हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर आपने मास्टर्स हिंदी में करी है तो आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपने मास्टर्स इंग्लिश में करी है तो हिंदी आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स हिंदी इंग्लिश इन दोनों में से किसी में नहीं करी है तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपने मास्टर्स हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में कर रखा है, अगर आपके ग्रेजुएशन का मीडियम हिंदी था तो इंग्लिश कोई एक कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और अगर आपका मीडियम इंग्लिश था तो हिंदी एक कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स नहीं करी है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने केवल ग्रेजुएशन करी है, देखो ग्रेजुएशन के केस में या तो आप ग्रेजुएशन में आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश था तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी था तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का, या फिर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का, एट सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज में, है ना, जिसमें PSUs भी इंक्लूडेड और कुछ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड रहेंगे। इसके अलावा आपका CBT अगर आपका क्वालिफाई हो जाता तो आपका एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होगा, ठीक है। और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया, वो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मेंशन्ड है, आप सेम ही चल जाएगा, ठीक। इसके अलावा
अब हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की। तो सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के केस में आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साथ में आपके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यह आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में, है ना। अगर आपने MBA वगैरह कर रखा है उसके बाद कोई जॉब भी अगर आपने करी तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आपने ऑपरेशंस में एयरपोर्ट पे अगर आपने काम कर रखा है, अगर आपने एयरपोर्ट पे कोई काम कर रखा है या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ऑपरेशंस देख रखे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन से भी एक लेवल नीचे तक अलाउड है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें भी। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें BCom को प्रेफरेंस दी जाएगी, और इसमें आपका CBT क्वालिफाई होने के बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसमें भी 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है कंसर्न डिसिप्लिन में। अब जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की बात करें तो इसमें आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किए हो तब भी आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में होना चाहिए पास मार्क्स के साथ, ठीक है। या फिर आप 12th पास हो पास मार्क्स के साथ तब भी आप एलिजिबल हो। इसके साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब 24 फरवरी 2025। 24 फरवरी 2025 को अगर आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपके पास कोई मीडियम व्हीकल लाइसेंस हो जिसकी डेट ऑफ इशू आपके डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से 1 साल पहले की होनी चाहिए। जैसे 24 फरवरी 2025 था ना डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो 24 फरवरी 2024 से पहले का आपका ये बना होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास LMB वाला लाइसेंस है तो उसमें 2 ईयर्स बोला गया है, 24 फरवरी 2023 हो जाएगा ये। तो 24 फरवरी 2023 से पहले का आपके पास LMB लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस वाली चीज़ में आप क्वालिफाई हो जाते हो। मीडियम व्हीकल लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के थ्रू जो क्वालिफाई करते हैं उनको अपने अपॉइंटमेंट के 1 साल के अंदर अंदर हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपकी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी करवाएंगे ये लोग, 2 वीक्स की। और जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा वो लाइट मोटर व्हीकल पे ही होगा, ठीक। ट्रेनिंग पीरियड आपका 16 से 18 हफ्ते का होगा, जिसमें 2 हफ्ते आपका हैवी ड्यूटी व्हीकल की ड्राइविंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी 2 हफ्ते की, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की वो 24 मार्च 2025 थी, तो इसलिए इसका कट ऑफ डेट जो रखा गया है किसी भी डॉक्यूमेंट का या एज लिमिट का वो 24 मार्च 2025 रखा गया है। तो एज लिमिट की बात करें तो 24 मार्च 2025 को आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट क्राइटेरिया 5 साल 3 साल वाला ही हिसाब है। पे स्केल की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट के केस में आपका बेसिक पे 36,000 रहेगा और जूनियर असिस्टेंट के केस में बेसिक पे 31,000 रहेगा, ठीक है। और इसमें IDA फॉलो होता है। IDA अभी 49 पॉइंट कुछ चल रहा है, 49 पॉइंट कुछ % ऑफ बेसिक चल रहा है। IDA आपका इंडस्ट्रियल DA होता है, ये सेंट्रल DA से कम चल रहा है अभी। बेसिक पे के अलावा आपको DA मिलेगा, वही IDA वाला जो मैंने बताया, प्लस आपको 35% पर्क्स मिलेंगे, प्लस HRA मिलेंगे। HRA आपको सिटी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से मिलेगा। Tier 1 सिटीज़ में आपको 27% मिलेगा, है ना। तो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग HRA होता है। इसके अलावा आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे, CPF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनका आपके सैलरी से डिडक्शन हो जाया करेगा। मेडिकल बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे काफ़ी सारे AI में। तो पर्क्स एंड अलाउंसेस और सैलरी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, आप वो जाके देख सकते हो, आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब कर रहे हो तो आपको NOC सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो, ठीक है। और NOC प्रॉपर साइंड होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया था तो आप उसकी कॉपी ला के दे रहे हो, या अंडरटेकिंग आपने सबमिट करी थी तो उसकी कॉपी दे रहे हो। आपको प्रॉपर NOC सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे। SC/ST सर्टिफिकेट आपका कट ऑफ डेट से पहले का इशू होना चाहिए,
है ना, मतलब 24 मार्च 2025 से पहले की उसकी डेट ऑफ इशू होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट के केस में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए। इसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, किसी स्टेट का फॉर्मेट नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस के केस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट चलेगा और इसमें भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की डेट ऑफ इशू होनी चाहिए। ये बाकी सारी चीज़ें मैंने अपनी इससे पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा था, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। आप इस एडवर्टीजमेंट से खुद से पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरी ईस्टर्न रीजन वाली जो नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रहने वाला है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम पास मार्क्स इसमें 50% रहेंगे फॉर अनरिजर्व्ड और ओबीसी एनसीएल के लिए। सिलेबस पार्ट ए पार्ट बी अगर देखें तो पार्ट ए जो आपका होगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी में आपका जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहने वाला है। स्टेज 2 की बात करें तो अगर आपने अपना ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया जिसके सिलेबस की हमने बात करी थी, तो उसके बाद में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हिंदी में। अब सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें भी सिमिलरली रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा आपका 2 घंटे का। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा। फिर उसके बाद में इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम पास मार्क्स 50% होगा फॉर अनरिजर्व्ड और 40% होगा फॉर एसटी। सिलेबस पार्ट ए की बात करें तो 50% वेटेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स का होगा और 50% सेम रहने वाला है सबका, जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अगर आपने ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कुछ नहीं होगा, सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद। और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें भी 2 घंटे का सीबीटी होगा। ये भी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50% पासिंग मार्क्स होगा फॉर अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल या एक्स सर्विसमैन के लिए, और 40% होगा फॉर एससी एसटी। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इसमें पार्ट ए का वेटेज 70% है और पार्ट बी का वेटेज 30% है। और अगर आपने ये सीबीटी पास कर लिया तो उसके बाद आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कोई फर्दर चीज़ नहीं होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक एब इनिशियो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको स्टाइपेंड मिलेगी 25,000 रुपये पर मंथ की। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में और फायर सर्विसेज के केस में बॉन्ड भी होगा, तो इसमें बॉन्ड भी है। बॉन्ड की डिटेल्स आप देख सकते हो। आप कब रिज़ाइन करोगे तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। 3 साल का बॉन्ड रहता है बेसिकली, ठीक है। अब सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का, बाइलिंगुअल होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और मिनिमम पास मार्क्स 50% और 40%। सिलेबस इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसा ही है। 70% वेटेज आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे और 30% वेटेज आपका जीके, जीआई, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे। और सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अब फायर सर्विसेज की बात करें तो इसमें सीबीटी होगा 2 घंटे का, ये भी बाइलिंगुअल होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पासिंग मार्क्स आपके 50% रहेंगे और 40% एससी एसटी के लिए। सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए 50% वेटेज और पार्ट बी 50% वेटेज। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंक्लूडिंग ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल टेस्ट होगा, पीएमटी बोलते हैं इसको, फिजिकल मेजरमेंट एंड मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। जो यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट एंड मेडिकल टेस्ट लिखा है उसके जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो भी इसमें मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। फिजिक भी दी हुई है, आई साइट, हियर एंड स्पीच, मिनिमम हाइट, वेट और चेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। और डिस्क्वालिफिकेशन किस किस केस में हो सकता है, नॉकिंग नी, बो लेग्स, डिग्री ऑफ स्क्विंट,
फ्लैट फुटेड, फिजिकल डिफॉर्मिटी, सफरिंग फ्रॉम chronic disease, any major operation by virtue of which his her physical fitness to work in fire service has been impaired will be considered as disqualification। मतलब इन चीज़ों के बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की भी पूरी डिटेल दी हुई है, आप ये भी देख सकते हो, मैं पिछली वीडियोस में सब बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 मार्च 2025। लास्ट डेट टू अप्लाई 24 मार्च 2025 है। और नॉर्दर्न रीजन वाली जो वैकेंसी निकली उसमें भी अभी टाइम है, 5 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हो, मतलब 1-2-3 दिन होंगे। तो एडवर्टीजमेंट आराम से देख लो और सही लगे तो अप्लाई करो, तैयारी शुरू कर दो अपनी अपनी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।